आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अब सेवा तीर्थ से चलेगा वजीर आजम का दफ्तर। पीएम मोदी आज सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 इमारतों का करेंगे इफ्तिताह। नई इमारत में बहुत सी डिजिटल सहूलियात रहेंगी दस्तयाब। पार्लियामेंट में आज भी हंगामा होने का इम्कान। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की रुकनीत खत्म करने और उन पर ताहयात इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाने की तजवीज की पेश। एसआईआर मामले में मगरबी बंगाल की चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली किया गया तलब। इलेक्शन कमीशन ने पूछा, बार बार याद दहाने के बावजूद 5 अहलकारों के खिलाफ क्यों नहीं की गई कार्रवाई। बांग्लादेश के पार्लियामानी इंतखाबात में बीएनपी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी की हासिल। तारिक रहमान के भारी अक्सरियत से वजीर आजम बनने की राह हमवार। भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया को 93 रन से दी मात। ग्रुप ए में टॉप पर पहुंची टीम इंडिया। इतवार को कोलंबो में पाकिस्तान से होगा आमना सामना। और आइए नाजरीन, अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वजीर आजम का दफ्तर अब सेवा तीर्थ से काम करेगा, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ भवन कॉम्प्लेक्स के नाम रखने की तकरीब की नकाब कुशाई करेंगे। वो सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 इमारतों का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो शाम 6 बजे सेवा तीर्थ में एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। नए तामीर शुदा सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम का दफ्तर, कौमी सलामती कौंसिल सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट मौजूद होंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में कई वजारतें होंगी, जिनमें मालियात, दिफा, सेहत और ख़ानदानी बहबूद, तालीम, ज़राअत और किसानों की बहबूद, सखाफत, कानून व इंसाफ, इत्तलात व नशरियात, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कबायली उमूर की वजारतें शामिल हैं। कई दहाइयों से मरकजी वजारतें और दफातर सेंट्रल वेस्टा के इलाके में मुख्तलिफ इमारतों में बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से कारकर्दगी की कमी, राब्ता कारी के चैलेंजेस, देखभाल के बढ़ते हुए अखराजात और काम के लिए साजगार माहौल की कमी जैसे मसाइल पैदा हो रहे थे। अब ये नया इंतज़ाम इन मसाइल को हल कर देगा, जिससे इंतज़ामिया के काम को जदीद, मौसर और फ्रेमवर्क में अंजाम दिया जा सकेगा। दोनों कॉम्प्लेक्स में डिजिटल तौर पर मरबूत दफातर, स्ट्रक्चर्ड पब्लिक और इंटरफेस जोन्स और सेंट्रल रिसेप्शन शामिल हैं। ये कारकर्दगी, शफाफ तर्ज हुक्मरानी, शहरियों की शमूलियत और मुलाजमीन की फलाह बहबूद को फ़रोग़ देंगे। इन नई इमारतों को 4 सितारा GRIHA दर्जा बंदी के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। इनमें काबिल तजदीद तवानाई के निज़ाम, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात, फुज़ला के इंतज़ाम और आलाकार कारकर्दगी का बुनियादी ढांचा शामिल है। इसके अलावा इन इमारतों में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल और सर्विलांस नेटवर्क्स और जदीद इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी मौजूद हैं। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला आज खत्म होने वाला है। दोनों ऐवानों में कई अहम कानून साजी के मामला तय हैं। पार्लियामानी कायमा कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट, सियाहत और सकाफत आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट में स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और गाइड्स के लिए पेशा वाराना तरबियत के जरिए सियाहत की तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव दिमागी सेहत की देखभाल और इंतजाम से मुताल्लिक़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। इसके अलावा दोनों ऐवानों में प्राइवेट मेंबर का कारोबार एजेंडे पर रहेगा। वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से सवाल पूछे जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट ज़ीरो आवर के दौरान मफाद आमा के मसाइल उठाएंगे। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा हिस्सा 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने जुमेरात को लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के खिलाफ तहरीक पेश की, जिसमें उनकी पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूख करने और मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोकसभा की एक वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने लिखा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन और मुल्क को तकसीम करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत को तकसीम करना चाहते हैं। मैंने लोकसभा के रूल 352(5) और रूल 353 के तहत एक तहरीक पेश की है ताकि उनकी रुकनियत मनसूख की जाए और मुस्तकबिल में इंतखाबात में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जाए। मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक दुबे जी मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। और मगरबी बंगाल में SIR के अमल को लेकर इलेक्शन कमीशन और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर दिल्ली तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने नंदिनी चक्रवर्ती को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के सामने पेश होकर वजाहत देने की हिदायत दी है। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया है कि 5 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि 5 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बार बार याद दहानी की गई, लेकिन फिर भी हिदायत को नजरअंदाज किया गया। इसलिए अब चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगी। नंदिनी चक्रवर्ती दिल्ली के लिए रवाना होंगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने में एक बड़ी मदद करने वाला है। हिंदुस्तान अब AI में दुनिया की क़यादत करने की तैयारी कर रहा है। इस मकसद के लिए AI इंडिया इम्पैक्ट समिट 2026 दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक मुनक़िद हो रही है। सरबराह इजलास के तमाम पहलुओं और AI की अहमियत को उजागर करने के लिए हम इस मौजू पर एक सीरीज चला रहे हैं, AI इम्पैक्ट समिट इंडिया 2026, जिसका मकसद अवाम में AI से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करना है। तो भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आफात की पेशन गोई करने की सलाहियत रखने वाला बन गया है। NDMA और IMD सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और साइक्लोन जैसी आफात की पेशगोई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। AI से लैस बेहतर टूल्स और एप्स बर वक्त वार्निंग भेजती हैं, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करती हैं और ज़िंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं। फ़िलहाल NDMA ने सैलाब और बादल फटने जैसी आफात का शिकार इलाकों में AI से लैस हसास आलात को तैनात किया है। इस तरीक़ाकार के मुताबिक ये सिस्टम रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते हैं और तेज़ी से सूरत हाल को काबू में करने की हिकमत अमली तैयार करते हैं। SACHET ऐप जैसे AI से चलने वाले टूल्स अब दुरुस्त पेशन गोयां करने के काबिल बन गए हैं। वो तूफ़ानों और सैलाब के बारे में मुतादिद ज़ुबानों में इब्तदाई अलर्ट भेजते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बर वक्त मालूमात हासिल कर सकें। हिमालयाई खित्ते में जहां लैंडस्लाइडिंग होती है, IIT मंडी के जरिए तैयार करदा एक कम लागत वाला AI सिस्टम तैयार किया गया है। ये निज़ाम लैंडस्लाइडिंग के 3 घंटे पहले पेशन गोई करता है, जिसके नतीजे में 60 से ज़ायद मकामात पर सायरन बजाने और ट्रैफिक रोक देने जैसे इक़दामात किए जाते हैं। और अगर आप भी हर माह बिजली के बढ़ते हुए बिलों और बिजली की कटौती से परेशान हैं, तो मरकज़ी हुकूमत की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है।
इस स्कीम के तहत आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं। फरवरी 2024 में शुरू की गई ये स्कीम तेजी से मकबूल हो रही है और लोगों की बढ़ती हुई तादाद अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगा रही है। हमवतनों को साफ सुथरी और सस्ती तवानाई फराहम करने के मकसद के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का आगाज किया। ये स्कीम अहल इस्तेफादा कुनंदगान को उनके घरों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब की सहूलत फराहम करते हुए मुफ्त बिजली फराहम करती है। दुनिया के इस सबसे बड़े घरेलू छत पर सोलर इक़दाम के तहत हुकूमत का मकसद मार्च 2027 तक 10 मिलियन से ज्यादा घरों को शमसी तवानाई फराहम करना है। स्कीम के आगाज से लेकर अब तक के आददोशुमार को देखते हुए इसके हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 60,39,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। 23,37,000 से ज्यादा सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो 29,11,000 से ज्यादा घरों का अहाता करते हैं। ये स्कीम 8,582 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करती है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम के तहत तकरीबन 16,565 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की गई है। गुजरात में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक सूरत समेत पूरे जुनूबी गुजरात में 98,000 से ज्यादा लोगों के घरों और दफातर में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं और तकरीबन 93,000 लोगों ने सब्सिडी से फायदा उठाया है। बेदारी और स्कीम को फरोग देने के लिए सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर और इसके मुख्तलिफ दफातर में शमसी छतों की तनसीबात के जरिए काबिल तजदीद तवानाई भी पैदा की जा रही है। मरकजी हुकूमत इस स्कीम के लिए काफी सब्सिडी फराहम कर रही है, जिसकी मदद से आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली हासिल कर सकते हैं और बाकी बिजली बेचकर पैसे कमा सकते हैं। शमसी पैनल की तनसीब की लागत के बाद मरकजी हुकूमत सब्सिडी बराह रास्त सारिफ के खाते में जमा कराती है। जो योजनाएं सरकार की होती है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ योजना में से एक कह सकता हूँ, क्योंकि इसका लाभ जो है वो छोटे से छोटे आदमी को भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है, जिससे पूरा बिजली का बिल जो है वो कम से कम होता है। 1 किलोवाट पे हमको करीबन 3.5 से 4 यूनिट 1 किलोवाट पे हमें मिलता है। इस योजना के तहत मैंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाई हुई है, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। इससे बिजली बनती है, जो घर में जितनी बिजली का जो उपयोग होता है उससे बिजली बचती है, तो वो बिजली विभाग में जाती है, फिर उसका मुझे पैसा मिलता है बिजली विभाग से, इसलिए मुझे आमदनी भी हो रही है। ये योजना बहुत अच्छी है, इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। शमसी छत की स्कीम को गुजरात के महिसागर जिले में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लोग अब बिजली के सार्फिन के बजाय प्रोड्यूसर बन रहे हैं। इस जिले में अब तक कुल 2,474 घरों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और कुल 13,518,747,000 लोगों ने शमसी तवानाई से बिजली पैदा की है। जो गरीब लोग हैं, जिसको ज्यादा बिल आ रहा है, उसको 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिले। वो सोलर पैनल 1 किलो की लगाएंगे तो उसकी सब्सिडी उसमें 30,000 की मिलेंगी। हमारे महिसागर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 3200 ऐसी एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें से 2500 जगह पे हमने इसका लाभ दे दिया है। बिजली के बिल में भारी बचत और दूसरी तरफ हुकूमत के बढ़ावा देने की वजह से गुजरात के लोगों का कहना है कि बिजली की बढ़ती कीमतों के बीच हुकूमत की ये स्कीम उनके लिए काफी मददगार साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और हुकूमत ने माहीगीरी को फरोग देने और माहीगीरों की आमदनी बढ़ाने के लिए खगड़िया जिले में कई अहम स्कीमें शुरू की हैं। इस स्कीम के तहत माहीगीरों और फिशरीज सोसाइटीज़ के मेंबरान को कश्तियों, जालों और दीगर सामान पर 90% तक सब्सिडी फराहम की जा रही है। स्कीम के तहत माहीगीरों को मछली की मार्केटिंग की मुफ्त किट्स भी फराहम की जा रही है, जिसमें तराजू, 40 किलोग्राम की गुंजाइश वाला डिब्बा, मछली का एक कंटेनर और दीगर जरूरी सामान शामिल हैं। इस स्कीम के लिए दरख्वास्तें महकमा जाती पोर्टल पर ऑनलाइन की जानी चाहिए।
और आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो एक ऐसा जरिया जिसने कई दहाइयों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसने आवाम तक कई अहम मालूमात फराहम की और मुआशरे को एक धागे से जोड़ दिया। डिजिटल दौर में भी रेडियो की अहमियत कम नहीं हुई है, बल्कि ये बदलते वक्त के साथ मजीद मजबूत हुआ है। भारत में रेडियो का आगाज 1927 में हुआ। तब से इसने मुआशरे के दिलों की धड़कन को आवाज दी है। आज रेडियो मुल्क के कोने कोने तक पहुंच गया है। मेट्रोपॉलिटन शहरों की रफ्तार से लेकर दूर दराज के देहातों के सुकून तक, ऑल इंडिया रेडियो से लेकर प्राइवेट FM चैनल्स तक, रेडियो ने न्यूज़, तालीम, तफरी और अवामी बेदारी के हर शोबे में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाई है। आफात के वक्त हों या इंतखाबी मौसम, ज़राई मशवरे हों या सेहत से मुताल्लिक़ मालूमात, रेडियो हमेशा से एक काबिल एतमाद साथी रहा है। यहाँ तक कि जब मवासलात के दूसरे ज़राए नाकाम हो जाते हैं, तब भी इसकी आवाज़ गूंजती रहती है। रेडियो से वाबस्ता अफराद का मानना है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत सामीन के साथ उसके बराह रास्त और जज्बाती ताल्लुक़ से जुड़ना है। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायज़े में सबसे पहली बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि वज़ीर आज़म का आज एक अहम प्रोग्राम है। जी हाँ, वज़ीर आज़म सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज के रोज़ सरकारी दफातर के कॉम्प्लेक्स तीर्थ भवन कॉम्प्लेक्स के नाम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जहां वज़ीर आज़म का दफ्तर, कौमी सलामती कौंसिल सेक्रेटरीट और काबीना सेक्रेटरीट वाक़ हैं, जो पहले अलग अलग इमारतों में वाक़ थे, लेकिन अब ये एक ही जगह से काम कर पाएंगे, जिसमें काम में शफाफियत आएगी और एक दूसरे तक राब्ता भी जल्द से जल्द हो पाएगा। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। बलूचिस्तान में गैर मुल्की कानकनी के अज़ाइम को ख़तरा है। लाहौर में बलूच रहनुमा ने जबरी गुमशुदगियों के ख़ात्मे का मुतालबा भी किया है। और इसी के साथ आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के ग़ज़ाई निज़ाम में ग़ज़ाइयत की कमी को उजागर कर दिया है। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बात कही है कि इस वक्त पाकिस्तान के ग़ज़ाई निज़ाम में काफ़ी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी हद तक महंगाई को इसका मुल्ज़िम बताया गया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। खेल के मुतालिक ये एक राइट अप है और जिसके लिए बताया गया है कि कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात पहली मरतबा 2020 आलमी कप में आमने सामने होंगे। कुल मिलाकर कनाडा और मुत्तहिदा अरब की जो एक तारीख़ है आलमी कप की, उसके बारे में बहुत अच्छी ये मालूमात फराहम की गई है इस राइट अप के ज़रिए। और अब चलते चलते नाज़रीन एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। रमज़ान में सफाई से लेकर सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और दिल्ली की वज़ीर दाखिला को वर्ल्ड पीस हारमनी ने ख़त लिखा है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द रमज़ान में सफाई की और साथ में सिक्योरिटी को बहुत जल्द यकीनी बनाया जाएगा, और जिसके लिए सरकार जो है वो बहुत आगे कदम उठा रही है ताकि किसी को भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एक अच्छी खबर हो जाती है। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अक्सरियत हासिल की है। ताज़ा तरीन आददुश्शुमार से पता चलता है कि BNP 170 नशिस्तों पर आगे है। गैर सरकारी गिनती और पार्टी की तादाद की बुनियाद पर हरीफ जमात इस्लाम इसमें इख्तलाफ की बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। बांग्लादेश में 2024 के बाद ये पहली कौमी इंतखाबात हैं। तकरीबन 2 दहाइयों तक इक़्तिदार से बाहर रहने के बाद BNP ने 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने का यकीन जाहिर किया है और इस नतीजे को अवाम की तरफ से ज़बरदस्त मैंडेट करार दिया गया है, जिसके बाद BNP के हामी खुशी का इजहार करते नजर आए। इंतखाबी नताइज के बाज़ाब्ता ऐलान का भी अभी इंतज़ार है। और बांग्लादेश के मुतवक्किल वज़ीर आज़म तारिक रहमान की ज़िंदगी पर आइए एक नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि 20 नवंबर 1967 को ढाका में पैदा हुए थे और साथ ही बांग्लादेश से 17 साल जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी है तारिक रहमान ने।
और इसके अलावा आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि साबिक सदर ज़ियाउर रहमान और साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के आप साहिबजादे हैं। छोटी उम्र से पार्टी की सरगर्मियों में हिस्सा लिया और विरासत में सियासत मिली। मंशूर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा किया, खारजा पॉलिसी में इस्लाहात पर जोर दिया और मकसद मुल्क को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। 2001 में पार्टी के सीनियर ओहदों पर सरगर्म रहे, 2009 में BNP के सीनियर नायब सदर बने और 2018 में पार्टी के कायम मुकाम सदर लंदन से पार्टी की सरगर्मियों का इंतज़ाम संभाला। 2004 की बात करें तो ट्रक हत्यार के केस का सामना किया, उम्र कैद की सज़ा पाई। अगस्त 2004 में ग्रेनेड हमले के मुल्जिम करार दिए गए। शेख हसीना पर हमला केस में उम्र कैद, मनी लॉन्ड्रिंग केस में कसूरवार पाए गए। तो तारिक रहमान की ज़िंदगी के बारे में हमने आपको चंद बातें बता दी हैं और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान के बारे में सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। उन्होंने ईरान को मुतनब्बे किया कि उन्हें अब किसी मुआहदे पर पहुंचना होगा, वरना ये ईरान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। ट्रंप ने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई डील ना हुई तो सारी कहानी मुख्तलिफ होगी। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमेरिका किसी भी तनाज़े से बचने के लिए ईरान के साथ मुआहदा करना चाहता है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कशीदगी बरकरार है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि ये मुलाकात मुस्बत साबित हुई। और खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। जुमेरात को दिल्ली में खेले गए मैच में टीम ने नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी। नामीबिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने ईशान किशन के 61 और हार्दिक पांड्या के 52 रन की बदौलत 9 विकेट पर 9 रन बनाए। जवाब में 210 रन के हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर ढेर हो गई। भारत की जानिब से वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। नामीबिया की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। टीम को इससे कबल हॉलैंड की टीम ने शिकस्त दी थी। भारत अब अपना अगला मैच इतवार को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच जिम्बाब्वे से होगा। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच आयरलैंड के खिलाफ जीता था और टीम ने ये मैच 67 रन से जीता था, जबकि जिम्बाब्वे ने पहले मैच में ओमान को 103 रन पर ऑल आउट करके मैच 8 विकेट से जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे T20 इंटरनेशनल में 3 बार आमने सामने हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2 और जिम्बाब्वे ने 1 मैच जीता है। जिम्बाब्वे ने 2007 की T20 वर्ल्ड कप में ही कंगारू टीम को शिकस्त दी थी। और दिन के दूसरे मैच में कनाडा का मुकाबला UAE से दिल्ली में होगा। कनाडा और UAE दोनों को अपने पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आज तीसरे मैच में हॉलैंड की टीम चेन्नई में अमेरिका से टकराएगी। हॉलैंड की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिनमें उसने 1 जीता और 1 में शिकस्त खाई है, जबकि अमेरिका की टीम ने 2 मैच खेले हैं और दोनों में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरा मैच जीत लिया है। टीम ने जुमेरात को इफ्तिताही मैच में ओमान को 105 रन से शिकस्त दी। ये T20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से श्रीलंका की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। कैनेडी के प्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप बी के इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 120 रन ही बना सकी। मोहम्मद नदीम ने 53 रन बनाए, वसीम अली ने 27 रन बनाए और विषम था और साथ में महेश तीक्ष्णा ने 2-2 विकेट हासिल किए। दौंत विलालागे और साथ में आपको बता दें कि कंडू मैंट्स ने 1-1 विकेट हासिल किए और विनायक शुक्ला और सूफियान महमूद रन आउट हुए। इससे कबल श्रीलंका की जानिब से कौशल मैंट्स ने 61 और पवन रत्नायका 60 और दासन शनाका ने 50 रन बनाए। और अब मौसम का मिजाज।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।